हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जो है डिस्कस करेंगे हनुक्का इवेंट शूटिंग। तो ये एक फेस्टिवल है जहाँ पर एक मतलब शूटिंग की गई है, गोलीबारी की गई है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने सिडनी शूटिंग को टेररिज्म का जो है नाम दिया है, टेररिज्म के रूप में इसको पहचाना है। और ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय पर आतंकी हमला, तो इसके अंदर जो है हनुक्का जो फेस्टिवल है, इवेंट है, ये यहूदी समुदाय से रिलेटेड है और यहूदी समुदाय को टारगेट करके जो है ये हमला किया गया है। तो बेसिकली हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये हनुक्का फेस्टिवल क्या है और हमला क्यों किया गया, कारण क्या था सिर्फ इसी समुदाय को टारगेट करने का, या फिर हनुक्का इवेंट को ही क्यों चूज किया गया। तो इसके बारे में हम ये डिस्कशन करेंगे क्योंकि काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। घटना क्या है, घटना मतलब घटना स्थल क्या था। बॉन्डी बीच, सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में। और 14 दिसंबर 2025 को ये हुआ था हमला। और इसके अवसर था जो हनुक्का फेस्टिवल था, हनुक्का का जो पहला दिन था उसका आयोजन था। और हनुक्का बेसिकली 8 दिन चलता है, तो इसका भी फर्स्ट डे था और ये नवंबर दिसंबर में होता है फेस्टिवल। यहूदी का फेस्टिवल है ये। कार्यक्रम का नाम था चानुक्का बाय द सी 2025। आयोजक जो थे एक वहाँ का धार्मिक संगठन था, यहूदी धार्मिक संगठन, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। उपस्थिति 1000 से भी ज्यादा लोग थे और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग इसमें शामिल थे। तो अगर हम इसको मैप पर इसकी लोकेशन देखें तो ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ जो है ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न पार्ट, और वहां है ये बॉन्डी बीच, और यहाँ पे जो है शूटिंग की गई थी। हनुक्का क्या है? हनुक्का, जिसे हिब्रू में चानुक्का कहते हैं, यहूदियों का प्रकाश पर्व है। हनुक्का की तिथियां हर साल बदलती है, लेकिन ये हमेशा नवंबर और दिसंबर में पड़ता है। मतलब बेसिकली ये नवंबर और दिसंबर में आता है, बट इसकी डेट जो है वो चेंज होती रहती है, आगे पीछे हो जाती है। और 8 दिनों तक चलने वाला ये फेस्टिवल है। गोलीबारी के समय बॉन्डी बीच पर उत्सव के पहले दिन का एक कार्यक्रम चल रहा था, मतलब इसका फर्स्ट डे चल रहा था। और चानुक्का बाय द सी नामक इस कार्यक्रम के डिजिटल फ्लायर्स से पता चलता है कि यह रविवार को स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे जीएमटी के अकॉर्डिंग बीच के बच्चों के खेल के मैदान के पास आयोजित किया जाना था। मतलब हमने जैसा कि मैप में देखा था कि यहाँ जो है एक चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, खेल का मैदान है, तो उसके पास आयोजित किया जाना था। और बॉन्डी के यहूदी केंद्र जाबाद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी उम्र के लोग शामिल थे। लाइव मनोरंजन और गतिविधियां शामिल थी। बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग शामिल थे इसमें। तो इस तरीके से हमले की अगर हम समय रेखा देखें, टाइमलाइन ऑफ द अटैक, समय जो था 6:47 शाम के, वहां के स्थानीय समय को अकॉर्डिंग, जीएमटी के अकॉर्डिंग। स्थान था आर्कर पार्क, बॉन्डी बीच। दो हमलावरों ने ब्रिज यानी कि जो पुल होता है उससे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी अचानक। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसी घटना भी हो सकती है। घटनास्थल पर भगदड़, लोग जान बचाकर भागते दिखे। बीबीसी और एनवाईटी द्वारा स्थापित वीडियो में फायरिंग स्पष्ट दिखाई दे रही है। और पुलिस ने तुरंत इस क्षेत्र को घेर लिया। मतलब पुलिस ने हैंड टू हैंड संभालने की कोशिश करी अचानक जब फायरिंग शुरू हो गई। इसके अंदर अगर हम कैजुअलिटीज देखें, मृतक और घायल देखें, तो टोटल 15 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें से 10 से 87 ईयर ओल्ड तक के लोग हैं। एक 10 साल की बच्ची की भी डेथ हुई है। और ब्रिटिश मूल के एक यहूदी रब्बी अली ये शामिल थे। एक इजरायली नागरिक भी थे, फ्रांस के नागरिक भी थे। और घायलों में जो है 42 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कई लोग क्रिटिकल और सीरियस कंडीशन में भी हैं। 4 बच्चों को सिडनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल भेजा गया है। 2 पुलिस अधिकारी भी गोली लगने से घायल हैं। तो इस तरीके से काफी ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अचानक शूटिंग शुरू हो गई थी, फायरिंग शुरू हो गई थी और किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था। सब वो वहां फेस्टिवल जो है एंजॉय करने आए थे, हनुक्का को। हमलावरों की जानकारी। हमलावर जो था एक फादर एंड एक सन था। पिता की उम्र जो थी 50 वर्ष थी और पुलिस मुठभेड़ में उसकी डेथ हो गई। और वो उस लाइसेंस्ड फायर आर्म्स होल्डर था, मतलब उसके पास लाइसेंस तो जो गन वगैरह थी, और रिक्रिएशनल हंटिंग गन क्लब का सदस्य भी था। और उसके नाम पर 6 बंदूकें ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, तो उसकी लाइसेंस थी ये सारी बंदूकें। पुत्र जो है 24 वर्ष का था, यंग ही था अभी, और ऑस्ट्रेलिया में जन्मा नागरिक था वो, वहां का सिटीजन, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। 2019 में पुलिस की नजर में आया था, पर कोई हिंसक खतरा नहीं माना गया था। मतलब 2019 में भी इस पे शक किया गया था, लेकिन कोई इस तरीके से खतरा नहीं समझा गया था। लेकिन अभी वो अस्पताल में भर्ती है। आप्रवासन स्थिति अगर फादर की देखें तो स्टूडेंट वीजा 1998 में लेके आए थे और 2001 में पार्टनर वीजा, और बाद में रेजिडेंट रिटर्न वीजा लिए थे इन्होंने। तो सन जो है वो तो वहां का नागरिक ही, सिटीजन ही बन गया था। क्या यह आतंकवादी हमला था? टेरर क्लासिफिकेशन, मतलब
क्या ये 100% आतंकवादी हमला ही था या फिर कोई और इंटेंशंस थे? न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने इस घटना को आधिकारिक रूप से टेररिस्ट अटैक घोषित किया है। तो इसको आतंकवादी हमला माना गया है न्यू साउथ वेल्स की पुलिस के अनुसार। हमला यहूदी समुदाय को टारगेट करके किया गया था। इसके अंदर सिर्फ यहूदी समुदाय को टारगेट किया गया था। पीएम एल्बनीज, दिस वाज एंटीमिटिज्म एंड टेररिज्म ऑन आवर शोर्स। तो इसको जो है टेररिज्म कहा गया है। 2 इम्प्रोविजन एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी मिली हैं घटनास्थल पर और उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। बहादुरी की मिसाल, नागरिक की भूमिका, हीरोइक एक्ट। तो इसमें सबसे ज्यादा लोगों को बचाने में रोल प्ले किसने किया? अहमद अल अहमद। ये जो है एक मतलब फल वगैरह बेचता है, फ्रूट सेल करता है और 2 बच्चों का पिता है। एक हमलावर को पीछे से पकड़कर उसका हथियार इसने छीन लिया। अगर ये हथियार नहीं छीनता तो और भी ज्यादा फायरिंग हो जाती है और पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाती है और कितने लोग घायल होते, और उसे भागने पर मजबूर किया। और लेकिन उस उनको बचाते हुए, लोगों को बचाते हुए खुद गोली लगने से घायल हो गए और अभी जो है करंटली अस्पताल में भर्ती हैं। NSU प्रीमियर चेरिस मीन्स ए जीनी ए हीरो, मैनी लाइफ सेव्ड ड्यू टू हिज ब्रेवरी। तो इन्होंने काफी ज्यादा बहादुरी की मिसाल पेश की है और इतने सारे लोगों की जान बचाई है। अगर वो उनसे आके गन ना छीनते तो पता नहीं कितने लोगों की और जान चली जाती। ऑस्ट्रेलिया की गन पॉलिसी और प्रभाव, गन लॉज कंटेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया में गन लॉज जो हैं विश्व में सबसे सख्त मानी जाती हैं, लेकिन फिर भी इनके पास लाइसेंस्ड गन थी और इन्होंने फायरिंग की। 1996 में पोर्ट आर्थर जो एक नरसंहार हुआ था वहाँ, उसमें 35 डेथ हुई थी। तो उसके बाद ये रूल लागू किया गया था। मैंडेटरी गन रजिस्ट्रेशन है, मतलब जो भी गन लेगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग है, लाइसेंस देने के लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। बैकग्राउंड वगैरह चेक किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमला हो गया। 1996 के बाद ये सबसे घातक हमला है जिसके अंदर इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, इतने लोग घायल हो गए। और किया भी ये तब गया था जब वहां पे इतने सारे लोग 1000 के आसपास लोग शामिल थे। गन लॉ रिव्यू की आवश्यकता पर सवाल खड़ा होता है। तो इसमें वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़ा होता है गन लॉ रिव्यू के बारे में कि अगर उनके पास लाइसेंस गन थी तो क्या उनकी जांच नहीं की गई, उनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया। सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही? गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, ऑस्ट्रेलियाई सरकार पीएम एंथोनी एल्बनीज ने नेशनल कैबिनेट मीटिंग बुलाने की घोषणा करी है। प्रस्ताव, एक व्यक्ति द्वारा रखी जाने वाली बंदूकों की संख्या सीमित की जाएगी। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा है जैसे कि उनके पास 6 गन थी जो रजिस्टर थी, तो वैसा ही एक व्यक्ति के पास जितनी भी बंदूकें रखी जाएगी उनको रजिस्टर किया जाएगा और संख्या जो है लिमिटेड करी जाएगी। समय समय पर लाइसेंस की समीक्षा भी की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा लाइसेंस का। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या रही? इजराइल प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा कि ये ज्यूज पर जो है क्रूअल अटैक है, बहुत ज्यादा मतलब अदयालुता के साथ, बहुत ज्यादा क्रुएल्टी के साथ हमला किया गया है। किंग चार्ल्स थर्ड ने कहा है कि ये बहुत ज्यादा दुखदायी घटना है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूपियो ऑस्ट्रेलियन एफएम से बातचीत करी है। इन्होंने फ्रांस जो है नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। इस तरीके से इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। एंटीसेमिटिज्म का बढ़ता खतरा। एंटीसेमिटिज्म जो है बेसिकली यहूदी लोगों को टारगेट करके किया जाता है, उनके खिलाफ हिंसा होती है या फिर ऐसा कुछ उनके खिलाफ हमले किए जाते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो लोग यहूदी हैं। ऑस्ट्रेलिया में हाल के वर्षों में यहूदी व्यवसायों पर आगजनी और हमले किए गए हैं। यह हमला ग्लोबल राइज ऑफ एंटीसेमिटिज्म है, उसको दर्शाता है। मल्टीकल्चरल सोसाइटी में इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज को भी दर्शाता है। मतलब कि क्या, जब मल्टीकल्चरल सोसाइटी थी, जब वहाँ वो लोग अपना फेस्टिवल इंजॉय कर रहे थे, उसको मना रहे थे, तो उसके अंदर बिल्कुल भी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा गया। यहूदी समुदाय का दृष्टिकोण, धार्मिक और सामुदायिक असुरक्षा की भावना। हमला हनुक्का जो कि शांति और प्रकाश का प्रतीक पर्व है के दौरान हुआ। तो बेसिकली हनुक्का जो है वो शांति का प्रतीक है और प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन फिर भी उसी दौरान हमला हुआ। सार्वजनिक धार्मिक आयोजन को निशाना बनाना यहूदी समुदाय के लिए जो है इससे काफी ज्यादा फियर पैदा होता है। इसके साथ ही फेस्टिवल्स और कल्चरल गैदरिंग्स पर खतरे की भावना। अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई वो इस तरीके से गैदरिंग करके कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे तो एक तरीके से फियर बना रहेगा उनके माइंड में कि कहीं फिर से वैसा अटैक ना हो जाए, जो कि बहुत अचानक हुआ। यह हमला केवल व्यक्तियों पर नहीं बल्कि उनकी धार्मिक पहचान पर भी हमला माना गया है कि उसके अंदर सिर्फ जो है हनुक्का फेस्टिवल का दिन डिसाइड किया गया और सिर्फ जो है यहूदी लोगों को टारगेट किया गया। तो इस तरीके से उनकी धार्मिक पहचान पर ही हमला माना जाता है। ग्लोबल एंटीसेमिटिज्म जो है
उसका हिस्सा है। यह घटना यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते जो है एंटी सेमिटिक अटैक्स की कड़ी है। मतलब यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे अटैक्स होते रहते हैं, तो उसके साथ ये कनेक्टेड है। अगर इसको ज्यूश पर्सपेक्टिव से देखें, यहूदी पर्सपेक्टिव से देखें, यह हमला जो है आइसोलेटेड नहीं है बल्कि आइडियोलॉजिकल हेट्रेड का परिणाम है। मतलब कि जिन्होंने हमला किया है वो इनके वैचारिक जो है विचारों से नफरत करते हैं, वैचारिक मतभेद के कारण ये हमला हुआ है, तो ये हेट्रेड का परिणाम है। यहूदियों के अनुसार जब हम अपनी धार्मिक पहचान के साथ सार्वजनिक होते हैं तो हम निशाना बन जाते हैं। तो ऐसा उन्होंने माना है कि जब भी वो कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो ऐसे बहुत सारे हमले होते रहते हैं जो कि एंटी सेमिटिज्म में काउंट किए जाते हैं। राज्य की जिम्मेदारी पर सवाल। यहूदी समुदाय की अपेक्षा धार्मिक अल्पसंख्यकों की विशेष सुरक्षा व्यवस्था, इंटेलिजेंस फेलियर की जांच। धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना किसी भी नेशन का जो है कर्तव्य होता है, और जो है यहूदी समुदाय वहाँ पर माइनॉरिटी है तो उनकी रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी थी, तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पर जो है ये सवाल खड़ा करती है। गन लाइसेंस होल्डर द्वारा हमला किया गया था, बैकग्राउंड चेक और मॉनिटरिंग पर प्रश्न। मतलब उसके पास ऑलरेडी 6 गन जो थी वो लाइसेंस पर उसने ले रखी थी, तो इसका मतलब है जो बैकग्राउंड चेक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक कंपलसरी चीज़ है किसी को लाइसेंस देने से पहले, तो वो सही से चेक नहीं किया गया। इसके साथ ही जो मॉनिटरिंग है वो भी सही तरीके से नहीं की गई है। तो लाइसेंस देने के बाद उसको जो है रिव्यू करना चाहिए, बैकग्राउंड चेक भी करना चाहिए। ट्रॉमा और कलेक्टिव मेमोरी। होलोकास्ट की ऐतिहासिक स्मृति के कारण, इससे पहले यहूदियों के खिलाफ जो है होलोकास्ट नरसंहार हो चुका है, तो उनकी स्मृति, उसको जब याद करते हैं तो ये भी उसी के समान खतरनाक लगता है। हिंसा को जो है थ्रेट बना लिया है। बच्चों और रबी की मौत सामुदायिक मनोवैज्ञानिक आघात, कलेक्टिव ट्रॉमा जो है देती है। काफ़ी मतलब एक बच्ची की 10 साल की बच्ची की डेथ हुई है, तो इस तरीके से काफ़ी बड़ा ये प्रश्न खड़ा करता है। मुस्लिम समुदाय का दृष्टिकोण देखें। हमले की नैतिक और इस्लामी निंदा। इस्लामिक सिद्धांत है जो उसके अंदर निर्दोषों की हत्या करना फॉरबिडन है, और कुरान के अनुसार जो एक निर्दोष की हत्या पूरी मानवता की हत्या है। मतलब अगर आप एक निर्दोष की हत्या कर देते हो तो पूरी ह्यूमैनिटी की हत्या है, और ये बात बहुत रियल है। तो हिंसा करना इनके यहाँ फॉरबिडन है। मुख्यधारा मुस्लिम दृष्टिकोण में यह हमला इस्लाम का प्रतिनिधित्व नहीं करता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो इसका जो है मुस्लिम रिलीजन से कोई कनेक्शन नहीं है, और आतंकवाद जो है मुस्लिम रिलीजन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये टोटली अलग थिंग है। अगर कोई किसी रिलीजन से एक इंसान अगर कोई गलत काम कर देता है तो उससे हम पूरे रिलीजन को गलत साबित नहीं कर सकते या बुरा साबित नहीं कर सकते। इस्लामोफोबिया और कलेक्टिव ब्लेम की चिंता। आतंकवादी हमलों के बाद अवसर मुस्लिम समुदाय अक्सर जो है मुस्लिम समुदाय सामूहिक संदेह की दृष्टि से देखे जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मीडिया ने जो है मुस्लिम्स के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत फैला दी है, और जो रूढ़िवादिता है मुस्लिम्स के खिलाफ वो भी इस चीज़ों को जन्म देती है। तो बेसिकली अगर किसी एक रिलीजन में कोई एक इंसान अगर बुरा काम कर सकता है तो हो सकता है कि उसकी कोई आइडियोलॉजी ऐसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के कारण हम पूरे रिलीजन को जज कर दें, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो अभी जो है इसको टेरर अटैक माना जा रहा है, तो इसको मुस्लिम समुदाय से जोड़ना बिल्कुल गलत है। मुस्लिम समुदाय की चिंता, कहीं इस घटना के बाद मुस्लिम यहूदी संबंध ना बिगड़ें, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस घटना को अगर मुस्लिम से कनेक्ट करके देखा जाए तो उनके संबंध ना बिगड़ें, निर्दोष मुसलमानों को टारगेट न किया जाए। सिर्फ किसी एक की गलती की वजह से, जिसकी खुद आइडियोलॉजी खराब थी, उसकी वजह से बाकी सबको जो है निशाना ना बनाया जाए। अहमद अल अहमद की भूमिका। एक मुस्लिम नागरिक ने यहूदी लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान जो है जोखिम में डाली है। तो इन्होंने जो है, ये वही इंसान है अहमद अल अहमद जिन्होंने गन छीन ली थी और उनको फायरिंग करने से रोका था, और उसके साथ गन छीनने के साथ उनको भागने पे मजबूर किया था, और इसके साथ ही बाकी लोगों की जान बचाई थी। अगर उनके हाथ में गन रहती तो हो सकता था और भी ज़्यादा फायरिंग करते और पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाती। यह घटना मुस्लिम वर्सेस ज्यू के नरेटिव को तोड़ती है। ह्यूमन सॉलिडारिटी जो है वो रिलीजियस आइडेंटिटी से ज़्यादा बड़ी है। कहीं भी ज़्यादा कुछ भी हो, रिलीजन बाद में बने हैं, इंसान जो है ह्यूमैनिटी ने पहले जन्म लिया है। तो अगर कहीं भी कोई मसला खड़ा होता है, कोई मुद्दा बनता है, तो उसमें हम रिलीजन को साइड में रख के देखें। अगर हम एक इंसान की तरह सोचें, ह्यूमैनिटी की भावना से देखें, तो उसको जो है उस तरीके से देखना चाहिए। फिर वो घटना का पर्सपेक्टिव, उस घटना के बारे में जो भी होता है वो हमें सही तरीके से समझ में आता है, क्योंकि तब हम रिलीजन स्पेसिफिक होकर बात नहीं करते।
मुस्लिम पर्सपेक्टिव, यह घटना दिखाती है कि मुसलमान भी आतंकवाद के खिलाफ सबसे आगे खड़े हैं। मतलब अगर इसके अंदर मुस्लिम्स का कोई रोल होता तो अहमद अल अहमद सेवियर बन के नहीं आते, हीरो बन के नहीं आते और सबकी जान ना बचाते। इस तरीके से इसमें जो है इनका कोई रोल नहीं है। टेरर अटैक को हमेशा मुस्लिम्स के साथ कनेक्ट करके नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। आतंकवाद से मुस्लिम समुदाय भी पीड़ित है। अक्सर जो है आतंकवाद से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके देखा जाता है, लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि किसी एक की आइडियोलॉजी की वजह से हमें जज नहीं करना होता। तो इसी वजह से जब भी आतंकवाद की कोई घटना होती है तो सीधा जो है टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी पर जाता है, जो कि बहुत गलत है। वैश्विक रूप से आतंकवाद का सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम देशों और नागरिकों को होता है। मुस्लिम दृष्टिकोण देखें तो आतंकवाद जो है राजनीतिक या वैचारिक विकृति है। धर्म का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, मतलब धर्म को है जो सिर्फ यूज किया जा रहा है गलत तरीके से, इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। मुस्लिम ज्यूइश रिलेशंस इस घटना से उभरते तथ्य है। शेयर विक्टिमहुड, दोनों समुदाय जो हैं हेट क्राइम्स और एक्सट्रीमिज्म के शिकार हैं। दोनों अल्पसंख्यक हैं तो इनको अपनी सिक्योरिटी और डिग्निटी जो है सुनिश्चित करनी चाहिए। इससे जो पोलराइजेशन भी हो सकता है, ध्रुवीकरण भी हो सकता है। और एक्सट्रीमिस्ट जो है उनका उद्देश्य है कम्युनिटीज को आपस में लड़ाना होता है। बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट का एक ही उद्देश्य होता है कि कोई भी दो कम्युनिटीज को आपस में लड़ा दो, जैसे कि फूट डालो राज करो की नीति का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उससे जो है इनकी पावर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो यही इनका उद्देश्य रहता है, सोशल कोहिजन तोड़ना। तो लोगों के बीच जो भाईचारा है उसको खत्म करके जो है ये अपना प्रभाव मजबूत करते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ह्यूमैनिटेरियन यूनिटी की संभावना, अहमद अल अहमद का अगर हम उदाहरण देखें तो ये इंटरफेथ सॉलिडेरिटी का प्रतीक है। यह घटना डायलॉग और म्यूचुअल ट्रस्ट को मजबूत करने का भी अवसर है। तो इससे जो है दोनों समुदाय के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उनकी जान बचाई है। राज्य और समाज की भूमिका देखें तो रिलीजन न्यूट्रल सोसाइटी होनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था बेसिकली धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, नागरिकों के जीवन को केंद्र में रखकर होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी को सोचते हुए होनी चाहिए। तो इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था किसी एक रिलीजन को नहीं बल्कि नागरिकों को, सिटीजन्स को सेंटर में रखकर होनी चाहिए। हेट क्राइम्स लॉज का जो है पालन करना चाहिए। मीडिया की जिम्मेदारी क्या है? मीडिया को जो है स्टीरियोटाइप जो है मीडिया या फिर जो एक ही रिलीजन को हमेशा टारगेट करती हैं, वैसी मीडिया किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक होती है और इसे बचना चाहिए। पूरे समुदाय को दोषी ठहराने से बचना चाहिए मीडिया को, क्योंकि मीडिया हमेशा जब कोई घटना होती है तो मीडिया एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को टारगेट करती है और ये बहुत गलत है। सिविल सोसाइटी और इंटरफेथ डायलॉग, और इसके साथ ही जो संयुक्त शांति अपील है, एजुकेशन सिस्टम में जो है टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाना चाहिए कि जो है बच्चों में रिलीजन के तौर पर मतभेद बने ही ना, बच्चों में ऐसा बने ही ना कि कोई रिलीजन जो है सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर है। तो उनके अंदर जो है समानता की भावना लानी चाहिए, टॉलरेंस लाना चाहिए। जब नफरत धार्मिक पहचान के नाम पर फैलाई जाती है तब साहस अक्सर मानवता के नाम पर खड़ा होता है। मतलब जब भी धार्मिक पहचान को सेंटर में रखकर नफरत फैलाई जाती है, हेट्रेड फैलाई जाती है, तो उसके अंदर जो है करेज जो है, साहस मानवता के सामने खड़ा होता है और जो है सबकी हेल्प होती है उससे। निष्कर्ष क्या है इसका? हमला दर्शाता है कि कट्टरपंथ और नफरत किसी भी समाज में पनप सकती है। मतलब नफरत कहीं भी हो सकती है, तो ये कोई रिलीजन स्पेसिफिक या कम्युनिटी स्पेसिफिक या फिर कोई एक इंसान से कनेक्टेड नहीं होता। केवल कानून नहीं, सोशल हार्मनी, इंटेलिजेंस, विजिलेंस भी जरूरी है। मतलब सिर्फ कानून लागू कर देना, कानून पारित कर देने से कुछ नहीं होता। लोगों को आपस में हार्मनी बनानी चाहिए और लोगों को अपनी इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए। किसी एक के कहने पर या किसी एक के कोई मसला खड़ा करने पर भड़कना नहीं चाहिए। तो खुद की इंटेलिजेंस का भी यूज करना चाहिए। साथ ही आम नागरिक की बहादुरी समाज की सबसे बड़ी ताकत है। तो इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है जहां एक रिलीजन को टारगेट किया जाता है, लेकिन फिर उसके काउंटर नैरेटिव भी आ जाते हैं। तो इस तरीके की ये घटना थी। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से एक ही रिलीजन को टारगेट किया गया, यहूदी को, और उसके बाद जो है कैसे दूसरे रिलीजन के एक इंसान ने आके उनको बचाया, सेवियर की तरह काम किया। तो इस तरीके से ह्यूमैनिटी एट द एंड विन करती है, ह्यूमैनिटी जो है जीतती है। और किसी भी जो कानून है, लॉ है, आपकी मेंटेलिटी है, वो ह्यूमैनिटी के बेस पे होनी चाहिए, ना कि रिलीजन के बेस पे। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक इफ यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।